हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर से आप लोग के पास एक नया चैप्टर लेके आ गए हैं जिसका नाम है द लास्ट लेसन। ये जो चैप्टर है वो क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक से है। तो आइए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं और इस चैप्टर के बारे में जानते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहले तो ये चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, द लास्ट लेसन है तो ये क्लास 12 का पहला लेसन, लेकिन ये लास्ट लेसन क्यों है ये तो हम स्टोरी पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। अबाउट द ऑथर, सबसे पहले ऑथर के बारे में जानते हैं। अल्फोंसे डाउडेट ये ऑथर है। वाज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वह एक फ्रांस के उपन्यासकार हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी। द लास्ट लेसन इज सेट इन डे ऑफ द फ्रेंको पर्शियन वार। ये जो लास्ट लेसन नामक ये जो लास्ट लेसन लिखा गया था फ्रेंको पर्शियन वार के दौरान, यानी फ्रांस और पर्शिया के बीच जब युद्ध हुआ था उस समय इस लेसन को लिखा गया था। उस समय कौन सा था? 1871 था। इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्शिया लीड बाय बिस्मार्क। और उस समय फ्रांस पर्शिया के हाथों हार गया था और उस समय पर्शिया को लीड कर रहा था बिस्मार्क। पर्शिया देन consisted of what now are the nation of Germany, Poland and part of Austria। और जो जर्मनी पर्शिया जो हुआ करता था उस समय जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया का वो हिस्सा हुआ करता था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्जेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड। और ये युद्ध फ्रांस को ये युद्ध हार जाने के बाद जो उनके दो डिस्ट्रिक्ट थे एल्जेस और लॉरेंस, वो उसके अपने हाथों से पर्शिया के हाथों सौंपना पड़ा था। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। इस स्टोरी को पढ़िए और ये देखिए कि जो फ्रांस की हार हुई थी उस हार में स्कूल पे क्या असर पड़ा था। तो यहाँ से शुरू करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ अ स्कोल्डिंग स्पेशली because M. Hamel had said that he would question us on participle। उस सुबह मैंने बहुत देरी से स्कूल जाना शुरू किया और बहुत ही डरा हुआ था, और स्पेशली विशेष रूप से एम हैमेल से, क्योंकि एम हैमेल यहाँ पे एक टीचर है। एम हैमेल से क्योंकि एम हैमेल ने कहा था उनसे पार्टिसिपल के कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट अबाउट देम। और पार्टिसिपल क्या होता है? एक ग्रामर का एक पार्ट है, ठीक है, टॉपिक है, तो उसके बारे में कहते हैं। आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और वो मैं पार्टिसिपल के बारे में एक भी शब्द भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग डे आउट फॉर डोर। और कुछ समय के लिए तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं और अपने दिन को अपने घर से बाहर बिताऊं। इट वॉज सो वार्म, दिन बहुत गर्म था। सो ब्राइट, और बहुत ही अच्छा धूप हुआ था। ब्राइट मतलब यहाँ पे चमकीला नहीं कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे कि बहुत ही अच्छा धूप हुआ था। द वर्ड वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड। वुड से मतलब होता है वुड मतलब होता है लकड़ी, लेकिन हम लोग यहाँ पे जंगल कहेंगे, यानी जो पेड़ पौधे थे उधर जो चिड़ियाएँ थी वो चहचहा रही थी। बर्ड चिपिंग मतलब होता है चिड़ियाओं का चहचहाना। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द पर्शियन सोल्डर वर ड्रिलिंग। और जो सॉ मिल था, सॉ मिल मतलब होता है जहाँ पे लकड़ियाँ काटा जाता है, यानी आरा मशीन, वहाँ पे उसके पीछे जो पर्शियन सोल्डर थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग मतलब होता है अभ्यास करना, वो अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल। और जो यह चीज़ था, जो दिन अच्छा हुआ था और जो आरा मशीन के पीछे जो सैनिक थे अभ्यास कर रहे थे, इन सारी
चीज़ों को देखकर जो थी वो बहुत ही आकर्षक थी, वो उससे भी ज़्यादा थी, पार्टिसिपल के जो रूल थे उनसे भी ज़्यादा आकर्षक लग रही थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेस्ट, लेकिन मुझे इस चीज़ को सहने की शक्ति थी, यानी मेरे अंदर ये ताकत थी कि मैं इसको छोड़ के मैं अपने स्कूल की तरफ चला जाऊँ। एंड आई हरीड ऑफ द टू स्कूल, और मैं वहाँ से स्कूल चला गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board. जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो वहाँ पे देखा कि बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत ही ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुआ था। For the last 2 years, all our bad news had come from there. पिछले 2 सालों से जितने भी बुरे न्यूज़ थे वो यहाँ से आए थे। कौन कौन से बुरे न्यूज आए थे? द लॉस्ट बैटल, यानी हारे हुए युद्ध, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, यानी कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर भी यहीं से आए थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, मैं बिना रुके हुए सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो सकता है। यानी राइटर का ये मतलब है कि पिछले 2 साल से तो यहाँ पे बुरे न्यूज़ आए हैं, लेकिन अब कौन सा बात हो सकता है। आइए आगे देखते हैं कौन सा बात हो सकता है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एड आई कुड गो, और जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी वहाँ से जाना शुरू किया। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वाज देयर, जो ब्लैक स्मिथ यानी जो लोहार थे, वॉचर उनका नाम था, वो वहाँ पे मौजूद थे। विद हिज अप्रेंटिस, वो अपने सहायक के साथ वहाँ पे मौजूद थे। रीडिंग द बुलेटिन, वो भी बुलेटिन को पढ़ रहे थे। बुलेटिन बोर्ड मतलब ये होता है जहाँ पे सूचनाएं दिखाई जाती हैं, तो वहाँ पे वो सूचनाएं या समाचार। कॉल्ड आफ्टर मी, वो मुझे बुलाए और बोले, डोंट गो फास्ट बब, इतना जल्दी मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें स्कूल जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय है। आई थॉट वाज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रिचेड एम हेमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं हाँफते हाँफते एम हेमल के गार्डन तक पहुँचा। एम हेमल यहाँ पे कौन है? उसके टीचर हैं। यूजुअली यानी सामान्य रूप से, सामान्यतः, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज ग्रेट बस्टल विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, तो जब भी स्कूल खुलता था तो उस समय शोरगुल, गलियों से शोरगुल आसानी से सुना जा सकता था। और किस प्रकार के शोरगुल सुना जा सकता था? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क को खोलते हुए और बंद करते हुए सुना जा सकता था। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, एक साथ होके लेसन को पढ़ते हुए सुना जा सकता था। आप लोग देखें ना, कई सारे बच्चे जब एक पास होते हैं और एक ही लेसन को पढ़ते हैं, उसी चीज़ को कह रहा था कि एक ही लेसन को दोहराते हुए सुना जा सकता था। वेरी लाउड, यानी ऊंची आवाज़ में जो आती थी उसको आसानी से सुना जा सकता था। विद आवर हैंड ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और बहुत ही अच्छा समझने के लिए जो हमारे हाथ थे वो हमारे कानों के पास होते थे। बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग शोरगुल जब ज़्यादा होता है तो वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो इस तरह से कुछ बच्चे वहीं पर होते हैं, अपने कान के पास अपने उंगलियों को लगा लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं और पढ़ते हैं तो उनको अच्छे से याद हो जाता है। तो उसी बात को यहाँ पे कह रहा है कि अच्छे से समझने के लिए हाथों को कानों के पास लगा लेते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर होते थे अपने स्केल को लेकर वो टेबल पे मारते रहते थे। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब सारी चीज़ें स्थिर थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और जब भी मुझे मौका मिलता था, यहाँ पे काउंटेड ऑन द कमोशन, यानी जब शोरगुल हुआ करता था तो उस समय उस शोरगुल का फ़ायदा उठा करके मैं आसानी से अंदर चला जाता था। ठीक है, यहाँ पे इसका ये मतलब हुआ। आगे देखते हैं। बट ऑफ कोर्स दैट दे एवरीथिंग
हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन ऐसा लग रहा था कि जैसे संडे की मॉर्निंग हो, यानी रविवार का सुबह हो। देखिए ये जो स्टोरी है ये बहुत ही दुखद है। वो लास्ट में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। अभी हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं तो यहाँ पे राइटर ये कहता है कि ऐसा उस दिन ऐसा लग रहा था कि जैसा मानो कि संडे का स्कूल, यानी संडे के दिन स्कूल बंद होता था तो सारा स्कूल शांत होता था। लेकिन उस दिन भी संडे तो नहीं था, लेकिन फिर भी सारा स्कूल शांत था। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट, यानी खिड़की के जरिए मैं अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेस, सभी अपने जगह पे थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज ट्रिपली आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। अंडर हिज आर्म मतलब होता यहाँ पे अपने आयरन रूलर को अपने बाजुओं में फंसा के, यानी जो छड़ी होता है उसको बाजुओं में फंसा के वो अप एंड डाउन कर रहे थे, आगे और पीछे आ रहे थे, जा रहे थे। I had to open the door and go in before everybody। और यह जो समय था अब मुझे दरवाज़ा खोलने का समय था और सभी लोगों के सामने जाने का समय था। यू कैन इमेजिन, अब देखिए यू कैन इमेजिन, राइटर कह रहा है यू कैन इमेजिन, यानी जो स्टोरी को जो पढ़ रहे हैं उनको कह रहा है, यानी हम लोगों को कह रहा है कि आप कल्पना कर सकते हैं। हाउ आई ब्रस्टेड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, मैं कितना शर्मिंदा था और मैं कितना घबराया हुआ था, यानी डरा हुआ था। फ्राइटेंड मतलब होता है डरा हुआ था। बट नथिंग हैपन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल सा मी, एम हैमल ने मुझे देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, बहुत ही काइंडली, दयालुतापूर्वक, बहुत ही मीठी आवाज़ में बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंज। यानी अब ये जो लड़का है जो कहानी सुना रहा है उसका नाम क्या है, फ्रेंज। और फ्रेंज को याद रखिएगा, जितना भी हमारा क्वेश्चन आने वाला है वो फ्रेंज से ही आएगा। फ्रेंज यानी इसके ऊपर ही होगा। तो देखते हैं यहाँ पे, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंज, लिटिल फ्रेंज छोटे फ्रेंज तुम अपने स्थान पे जल्दी से जाओ। वी वेयर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बगैर ही शुरू करने वाले थे, यानी जो भी चैप्टर वो पढ़ने वाले थे वो उसके बगैर ही शुरू करने वाले थे। आई जंप ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं अपने बेंच को पार किया और अपने जगह पे जाके बैठ गया। नाउ टिल देन, तब उसके बाद, When I had got a little over my fright, तब जाके मैं अपने डर पे थोड़ा सा काबू पाया। Did I seen that our teacher had on his beautiful green coat, उसके बाद मैंने देखा कि जो हमारे टीचर हैं यानी एम हैमल हैं वो बहुत ही सुंदर हरे रंग का कोट पहने हुए थे। His फ्रील्ड, जो बुनाई किया हुआ था, फ्रील शर्ट, बुनाई किया हुआ शर्ट पहने थे। एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और सिल्क का छोटा सा टोपी पहने हुए थे। ऑल एम्बॉर्डर्ड, और जो जितनी भी चीज़ें थी सारी कढ़ाई की गई हुई थी। दैट नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शंस ऑन प्राइज डे, और ये सारी चीज़ें वो जो पहनावा था, कपड़े की बात कर रहे हैं, वो कपड़े, इस तरह के कपड़े वो तभी पहनते थे जब कोई इंस्पेक्शन होता था या कोई प्राइज डे यानी कोई पुरस्कार वितरण का दिन हुआ करता था, तभी वो इस तरह के ड्रेस पहनते थे। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, और इसके बाद भी जो पूरा स्कूल था वो बहुत ही ज़्यादा विचित्र सा दिखाई दे रहा था, यानी जब हमेशा जैसे दिखाई देता है वैसे दिखाई नहीं दे रहा था। एंड सोलेम, और बहुत ही ज़्यादा गंभीर दिखाई दे रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी, और वो जो एक और चीज़ थी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित कर रही थी। ऑन द ब्लैक बेंच दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो पीछे के जो बेंच थे जो हमेशा खाली हुआ करते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, हमारे ही जैसे जो विलेज यानी विलेज पीपल, जो गांव के लोग थे वो भी बहुत ही शांत मुद्रा में हमारे ही जैसे बैठे थे। और कौन लोग बैठे थे यहाँ पे देखते हैं। ओल्ड हाउजर, जो ओल्ड हाउजर थे वो बैठे थे, बूढ़े लोग थे वो बैठे थे। विद हिज थ्री कॉर्नर हैट,
तिकोना टोपी पहने हुए बैठे थे। द फॉर्मर मेयर, पूर्व मेयर बैठे थे। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पूर्व डाकिया बैठे थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इनके बावजूद और भी लोग जो थे वो बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और सारे लोग उदास दिखाई दे रहे थे। एंड हाउजर हैड बॉच एंड ओल्ड प्राइमर, जो हाउजर थे वो ओल्ड प्राइमर यानी जो बच्चों की पढ़ने वाली जो किताबें होती हैं उसको प्राइमर बोलते हैं। तो ओल्ड प्राइमर वो पुरानी किताब वो लिए हुए थे। थम्ड एट द एज, और वो उसका जो कोना था वो मुड़ा हुआ था। आप लोग देखते हैं कि कोई भी पुस्तक होती है जब ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो उसके जो कोने होते हैं वो मुड़ गए होते हैं। उसी तरह से उनका भी वो प्राइमर था, यानी बच्चों की पढ़ने वाली जो किताब थी इस तरह से उनका भी मुड़ा हुआ था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नी विद हिज ग्रेट स्पेक्ट्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस, और वो अपने चश्मे को थोड़ा सा झुका के उसके ज़रिए उसको देख रहे थे, वो यानी उसको अपने नी अपने घुटनों पर रखे थे और उसके ज़रिए वो चश्मे के ज़रिए उसको पढ़ रहे थे। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, और इस दौरान मैं बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया था। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल अपने चेयर से उठे यानी कुर्सी से उठे। एंड इन द सेम गेम एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी सैड माई चिल्ड्रेन, और कुर्सी से उठने के बाद बहुत ही ग्रेव यानी गंभीर स्वर में और बहुत ही जेंटल और भी अच्छे स्वर में वो बोले, क्या बोले, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यह मेरा अंतिम लेसन है। आई शैल गिव यू, जो मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ या आप लोग को देने वाला हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे होगा ये मेरा अंतिम लेसन है जो मैं आप लोग को आज पढ़ाने वाला हूँ। द order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine। बर्लिन से ऑर्डर आया है, जो बर्लिन है वहाँ का कैपिटल हुआ करता था, ठीक है। तो बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि जर्मनी के स्कूलों में दो भाषा पढ़ा, जो जर्मनी के स्कूल हैं वहाँ पे अब जर्मन पढ़ाए जाएंगे, यानी फ्रेंच अब नहीं पढ़ाए जाएंगे। जो फ्रांस भाषा है अब उसको नहीं पढ़ाया जाएगा। और जो 2 डिस्ट्रिक्ट जो हार चुका था बच्चों, वो 2 डिस्ट्रिक्ट यानी फ्रांस जो हार चुका था वो 2 डिस्ट्रिक्ट का नाम था एल्जेस एंड लॉरेन। तो अब इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में अब फ्रांस के जगह पे अब जर्मन पढ़ाया जाना था। और जो एम हेमल थे वो फ्रेंच के टीचर थे। तो देखिए, द न्यू मास्टर कम टुमारो, नए टीचर कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और यह आप लोग का लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। What a thunderclap these words were to me। जब राइटर इस बात को सुनता है तो कहता है कि मेरे ऊपर बिजली के तरह से ये वर्ड जो थे मेरे ऊपर बिजली के तरह से गिरे। कौन से वर्ड? जब उन्होंने कहा था कि ये मेरा लास्ट लेसन है, ये जो शब्द थे मेरे ऊपर बिजली की तरह से गिरे। ओह द रेस दैट वाज what they had put up all the town hall, यानी अच्छा यही बुरा न्यूज़ था जो टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पे छपा हुआ था। अब मुझे समझ आया, यानी वो जो फ्रेंच था वो ये बात को कह रहा है कि यही बुलेटिन न्यूज़ था जो वहाँ पे छपा हुआ था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई, ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं बहुत ही मुश्किल से अभी नहीं सीख पाया था कि लिखते कैसे हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी था। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तो मुझे यहीं पर रुकना होगा। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैंने तो अपना लेसन भी अभी तक नहीं सीखा था।
फॉर शेकिंग बर्ड एग और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द जार। और मैं तो चिड़ियों के पीछे और अंडों के पीछे मैं पड़ा रहा। और जार, SAR सार मतलब यहाँ पे है एक नदी का नाम है। मैं नदी के किनारे इधर उधर भटकता रहा। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saint were old friend now that I could give up। जो हमारी जो किताबें थी, जो इसके पहले बहुत ही नॉनसेंस प्रतीत हो रही थी, जो मुझे बहुत ही भारी लग रही थी, और जो हिस्ट्री की जो हमारी किताबें थी, अब ये सारी जो किताबें हैं अब अचानक से ये हमारे दोस्त लगने लगे थे, पुराने दोस्त लगने लगे थे। आई कुडंट गिव अप, और मैं इन लोगों को छोड़ भी नहीं सकता था। एंड एम हैमल टू, और इसके साथ ही साथ एम हैमल को भी मैं नहीं छोड़ सकता था। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन। अब ऐसा लग रहा था कि अब मैं इन सारी चीज़ों को अब मैं दोबारा ना ही सीख पाऊँगा और ना ही मैं एम हैमल को दोबारा देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। मैं उन सारी चीज़ों को भूल गया था जब मैं ये बात सुना था। यानी राइटर यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जब मैं ये बात सुना था कि ये हमारा लास्ट लेसन है, तो मैं एम हैमल के बारे में जो मैं सोचता था वो मैं सारी चीज़ें भूल गया था। क्या सोचते थे? फॉरगेट ऑल अबाउट रूलर, वो कैसे हमें मारते थे। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वो कितने रूड थे। मैं इन सारी चीज़ों को भूल गया था। पुअर मैन, बेचारे आदमी, ये एम हैमल के लिए कह रहा है। बेचारे आदमी, ही वॉज इन honor of the last lesson that he had put on his fine Sunday cloth. Now I understood। अब इसी के सम्मान में ये उनका लास्ट लेसन था और इसी के सम्मान में वो संडे वाला क्लोथ पहन के आए थे, यानी जो प्राइज़ वाले दिन वो पहनते थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मुझे समझ आया, why the old men of the village were sitting there in the back of room। अब मुझे समझ आया कि जो गांव के जो लोग हैं वो क्लास के पिछले वाले हिस्से पे वो क्यों बैठे हैं, यानी पिछले वाले बेंच पे वो क्यों बैठे हैं। It was because they were sorry too that they had not gone to the school more। वे लोग भी अपने आप को सॉरी फील कर रहे थे जो कभी स्कूल यानी आज तक स्कूल कभी नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years और फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर। ये उन लोगों का अपना तरीका था, यानी जो गांव के जो लोग थे उनकी बात कर रहा है कि उन लोगों का अपना तरीका था थैंक्स कहने का, जो थैंक्स उनको कहने का जो 40 सालों से अपनी सर्विस दे रहे थे, यानी 40 सालों से फ्रेंच पढ़ा रहे थे, और उनको रिस्पेक्ट देने का था जो उनको देश को भी रिस्पेक्ट देने का था, वह देश जो उनका अब नहीं रहा। यहाँ पे लिखा है दैट वाज देयर नो मोर, वह देश जो उनका अब नहीं रहा। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया जा रहा है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, और अब ये मेरी बारी थी बोलने की। रिसाइट मतलब होता है जैसे पोएम होता है, पोएम को पढ़ा जाता है उसको भी रिसाइट कहते हैं। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through। मैंने क्या क्या नहीं किया इस भयानक पार्टिसिपल के नियम के लिए। वेरी लाउड टू क्लियर एंड विदाउट वन नो मिस्टेक, और लाउड टू क्लियर यानी लाउड एंड क्लियर में और भी तेज़ बोलने की और स्पष्ट बोलने की कोशिश किया। एंड विदाउट वन मिस्टेक यानी उसके बिना कोई गलती किए
इसका कोशिश किया, बट लेकिन आई गॉट मिक्स अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क। लेकिन मैं नहीं बोल पाया, यानी पहला शब्द बोला उसके आगे मैं कुछ नहीं बोल पाया। एंड स्टूड देयर, और वहीं पे खड़ा रहा। होल्डिंग टू माई डेस्क, मैं अपने डेस्क को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, जो मेरा हृदय था वो तेज़ धड़कने लगा। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और हिम्मत नहीं हो रही थी ऊपर देखने की। आई हियर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हेमल मुझसे कुछ कह रहे हैं। आई वुडंट स्कोल्ड यू, वो बहुत ही पोलाइटली क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम ज़रूर बुरा महसूस कर रहे होगे। सी हाउ इट इज़, ये तुम खुद देख लो। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, प्रत्येक दिन हम लोग यही बात अपने आप से कहते रहे कि छोड़ो, हमारे पास तो बहुत ज़्यादा समय है। आई लर्न इट टुमारो, हम लोग इसको दोबारा कल सीख लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देख सकते हो कि हम लोग कहाँ पे आ गए हैं। दैट द ग्रेट ट्रबल विद एल्जेस, सी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, ये जो एल्जेस है इसकी यही परेशानी है कि सारी चीज़ों को सीखने के लिए कल पे छोड़ देती है। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन एंड एट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट ऑन लैंग्वेज। और अब उन लोगों को, किन लोगों को, जो जर्मन के रहने वाले थे, उन लोगों को तुमने कहने का एक बहाना दे दिया है कि तुम तो फ्रेंच लैंग्वेज वाले हो, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ऑन लैंग्वेज, तुम ना ही अपने लैंग्वेज को लिख सकते हो और ना ही तुम बोल सकते हो। बट यू आर नॉट द रेस्ट, लेकिन तुम इतने बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे लिटिल फ्रेंच, सिर्फ तुम ही इतने बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, हम सभी लोगों के पास कुछ न कुछ कोसने के लिए हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एग्जियस एनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे जो माता पिता थे वो ये नहीं चाहते थे कि तुम कुछ सीखो। दे प्रीफेयर टू पुट योर टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल, वो ये चाहते थे कि तुम किसी फार्म में या किसी मिल में काम करो। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम कुछ पैसे कमा सको। एंड आई, और मैं, एम हेमल कहते हैं, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी तो इसका दोषी हूँ। आई हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैंने ऐसा नहीं किया कि जब पढ़ने का समय होता था तो मैं फ्लावर में यानी फूलों में पानी डालने के लिए तुम्हें मैं भेज दिया करता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और क्या ऐसा नहीं होता था जब हमें फ़िशिंग करने के लिए जाना होता था, यानी जब हमें मछलियाँ पकड़ने के लिए जब जाना होता था तब मैं तुम लोग को हॉलीडे यानी छुट्टी कर दिया करता था। क्या इसमें मेरी गलती नहीं है? हाँ, मेरी भी गलती है। एम हेमल अपनी भी गलती को यहाँ पे मानते हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और इसके बाद वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में और भी कुछ बातें करने लगे, और भी कुछ बताने लगे। ये कहने लगे सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, वो फ्रेंच भाषा के बारे में कहने लगे कि यह एक बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यह संसार में बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, ये बहुत ही स्पष्ट भाषा है, और मोस्ट बहुत ही लॉजिकल भी है। डेट वी मस्ट गॉड इट एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट, इसे हमें फॉरगेट इट, इसे हमें बचा के रखना होगा और इसे कभी भी नहीं भूलना होगा।
बिकॉज क्योंकि व्हेन अ पीपुल आर इंस्लेव्ड, जब आदमी गुलाम हो जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो वही उसका, जब आदमी गुलाम हो जाता है, यहाँ पे ये राइटर ये समझाना चाहते हैं कि जब आदमी गुलाम हो जाता है तो वही उसका भाषा ही होता है जो उसका चाबी होता है, यानी अपने भाषा को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। वहाँ पे ये चीज़ बताना चाहते हैं। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, फिर उसके बाद वो ग्रामर खोले और हम ग्रामर पढ़ने लगे। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और उस दिन मैं यह देख के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित था कि आज मुझे कितना अच्छे से समझ आ रहा था। ऑल ही सेड सीम सो ईजी, और सारी चीज़ें ऐसा प्रतीत हो रही थी कि कितनी आसान है, कितना आसान है। आई थिंक टू दैट, मैंने यह भी सोचा, आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, इसके पहले मैंने इतना केयरफुली कभी भी, इतना ध्यानपूर्वक मैंने कभी भी नहीं पढ़ा था और इतने अच्छे से कभी नहीं पढ़ा था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और इतना धैर्य से शायद एम हेमल भी हमें कभी नहीं पढ़ाए थे। मैं ऐसा महसूस कर रहा था। इट सीम ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, और वो ऐसा चाहते थे कि जैसे जैसे वो दूर हो रहे हैं सारी चीज़ें हमें बता देना चाहते थे, सिखा देना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड एट वंस स्ट्रोक, और एक ही बार में हमारे सिर में सारी चीज़ें वो एक ही बार अंदर दे देना चाहते थे, एक ही बार में, ऐसा लग रहा था। आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमने राइटिंग का एक लेसन लिया। दैट दे एम हेमल हैड न्यू कॉपी फॉर अस, और उस दिन हमारे लिए एम हेमल नई कॉपियाँ लेके आए थे। रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रेंस एल्जस, जिसमें गोल गोल करके हाथों से लिखा हुआ था फ्रेंस एल्जस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द क्लासरूम, और ऐसा लग रहा था कि जो फ्रांस का जो झंडा था वो हमारे क्लासरूम के चारों तरफ लहरा रहा था। हैंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और ऐसा लग रहा था कि वो जो झंडा है वो हमारे डेस्क के सामने खड़ा हुआ है, लटकाया गया है और चारों तरफ वो झंडा लहरा रहा है। यू ऑज टू हैव सी हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, और वहाँ पे आप, ये हम लोगों को कह रहा है, यू ऑज, ये आप लोगों को देखना चाहिए था कि सारे लोग किस तरह से वहाँ पे अपने अपने काम में व्यस्त हैं, यानी कितने अच्छे से सारे पढ़ रहे हैं। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितना शांत माहौल था उस वक्त। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर, और सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, और वो क्या थी, स्क्रैचिंग ऑफ द पेन, यानी पेन के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ओवर द पेपर यानी पेपर पे पेन के चलने की सिर्फ वही आवाज़ सुनाई दे रही थी। वंस सम बिटल्स फ्लेव इन, और कुछ कीड़े, बिटल्स मतलब होता है ये एक प्रकार के कीड़े हैं, कुछ कीड़े क्लास रूम के अंदर आ गए। बट नो बडी पेड अटेंशन टू देम, लेकिन उन कीड़ों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, और उस क्लास में बच्चों छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए थे, और उनको कह रहा है कि यहाँ तक कि जो छोटे छोटे बच्चे बैठे थे वो भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिए। हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, और जो छोटे छोटे बच्चे थे वह फिश हुक्स बना रहे थे, यानी मछलियों को पकड़ने वाला जो कांटी होता है वो चीज़ बना रहे थे। वो बच्चे भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिए। एज इफ़ दैट वाज फ्रेंच टू, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी एक फ्रेंच का हिस्सा है।
ऑन द रूफ द पिजन्स गुड वेरी लो, और जो पिजन यानी जो कबूतर थे, वो छत के ऊपर जो कबूतर थे वो भी धीरे धीरे घुटुरगु कर रहे थे। एंड आई थॉट माई सेल्फ, और मैं अपने आप से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन, क्या वो लोग इन कबूतरों को भी जर्मन सिखा देंगे। यानी वो जो जर्मनी के जो लोग हैं जो इस देश को जीत लिए थे, वो उनको कह रहा है कि क्या वो लोग इन कबूतर को भी जर्मन सिखा देंगे। Whenever I look up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in the chair। जब मैं अपना सर उठा करके देखा तो जो एम हेमल थे वो बिना हिले डुले चारों तरफ देख रहे थे, यानी चेयर से वो चारों तरफ देख रहे थे। एंगेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग और देन द अनदर, और एक के बाद एक चीज़ों को वो बहुत ही ध्यान से वो देख रहे थे। एज इफ़ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, और मानो ऐसा लग रहा था कि वो अपने दिमाग में इन सारी चीज़ों को, इस छोटे से स्कूल का जो रूम था, इसमें जो भी चीज़ें दिखाई दे रही थी, इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते थे। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place। वो देखो 40 सालों से, वो 40 सालों से इस जगह पे थे, इस जगह पे वो 40 सालों से थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और इसी क्लास के बाहर गार्डन आउटसाइड विंडो, और जो बगीचा था यानी खिड़की के बाहर जो बगीचा था, वो सारी चीज़ें इनके पास थी। यानी इसी से जस्ट लाइक दैट, जिनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, जो डेस्क और बेंचेस थी कि वो थोड़ा सा स्क्रैच हो गई थी। यानी जैसे कोई भी चीज़ होता है उसको जब ज़्यादा यूज में हम लोग लेके आते हैं तो वो क्या होता है, वो थोड़ा सा मतलब जैसे लोहे का चीज़ रहेगा तो वो साफ़ हो जाएगा। तो वही जो बेंचेस थे 40 सालों से जो वही बेंच थे, वो उनको यूज में लाते लाते वो क्या हो गए थे, थोड़े से क्लियर हो गए थे, स्मूथ हो गए थे। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर, जो अखरोट का जो पेड़ था वो बड़ा हो गया था। एंड द होपिन दैट ही प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइन अबाउट द विंडो टू द रूफ, और जो लताओं वाला जो पेड़ था वो खिड़की के रास्ते से होकर के वो छत पे चला गया था। यानी ये सारी चीज़ें ये चीज़ बताना चाहती थी कि इतने सालों में ये सारी चीज़ें बड़ी हो गई हैं, आगे बढ़ गई हैं। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। देखिए बहुत ही दुख भरी बात ये कह रहा है कि वो क्या महसूस करेंगे, किस तरह से उनका दिल टूट जाएगा जब वो इन सारी चीज़ों को देखेंगे, इन सारी चीज़ों को छोड़ के जाएंगे। पुअर मैन, बेचारे सर। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एवब पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। और जब वो सिस्टर को देखेंगे, सिस्टर यहाँ पे कौन है, जो दाई जो होती हैं विदेशों में, जो दाई होती हैं उनको लोग सिस्टर बोलते हैं। और उनको कैसा लगेगा जब उनके सिस्टर उनके सामान को पैक करेगी और वो अगले ही दिन वो अपने देश को जाने वाले होंगे, तो वो कैसा महसूस करेंगे। राइटर उनके बारे में सोच रहा है। बट लेकिन ही हैड द कॉरेज टू हियर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट। लेकिन उनके अंदर ये साहस थी कि वो सभी के लेसन्स को, अभी तो वो क्लास में थे, वो सारे लेसन को पढ़ा रहे थे, तो यही कह रहा है कि लेकिन अभी उनके अंदर इतना साहस था कि वो सभी के लेसन्स को सुने, यानी जितने भी लोग पढ़ रहे थे सारे लोगों को सुने। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा बे बी बो बो। और लिखने के बाद हम लोग हिस्ट्री भी पढ़े, और जो छोटे बच्चे थे वो भी बा बे भी पढ़ रहे थे। डाउन
There at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hand। और जो पीछे बैठे जो हाउजर थे वो भी प्राइमर को लेके वो पढ़ रहे थे, अपने चश्मे को उस पे लगा करके, और वो भी हाथों में लेकर प्राइमर को हाथों में लेकर के वो पढ़ रहे थे। स्पेल द लेटर विद देम, और उन छोटे बच्चों के साथ वो भी वो जो लेटर थे उनको पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल विदाउट इमोशन, और आप लोग देख सकते हैं कि जो उनका आवाज़ था, वो जो गांव के जो लोग थे, बूढ़े लोग थे, उनकी बात कर रहा है कि जो उनके जो आवाज़ थे वो काँप रहे थे विद इमोशन, यानी इमोशन से वो काँप रहे थे, यानी वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और यह देख करके थोड़ा सा फ़नी भी लग रहा था, और हम चाह रहे थे यानी कभी रोना और कभी हंसना, यानी वो ठीक से ना ही रो पा रहे थे और ना ही वो हंस पा रहे थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन, मैं इसको कैसे यानी लंबे समय तक इस लास्ट लेसन को मैं याद रख पाऊँगा। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अब 12 बज चुका था और जो चर्च की जो घंटी थी वो बज चुकी थी। देन एंजलस, और तब उसके बाद हमारा प्रेयर होगा। बच्चों जो विदेशों में जो स्कूल होते हैं उसमें स्टार्टिंग में भी प्रेयर होता है और लास्ट में भी प्रेयर होता है, अपने वहाँ भी होता है और 12 बजे के समय में वहाँ प्रेयर होता है। एट द सेम मोमेंट द ट्रेम्थ ऑफ द पर्सियन रिटर्निंग फ्रॉम डे, और उसी साउंडेड अंडर आवर विंडो, और ठीक उसी समय जो पर्सिया के जो सोल्डर थे जो अपना ड्रिलिंग करके जो आ रहे थे, उनके पैरों के चलने की आवाज़ भी हमारी खिड़की के ज़रिए से सुनाई देने लगी थी। मिस्टर एम हेमेल स्टूड अप, एम हेमेल खड़े हुए, वेरी पेल, उनका जो चेहरा था वो पूरा पीला पड़ गया था, यानी बहुत ही वो मायूस दिखाई दे रहे थे। इन हिज चेयर, वो अपने चेयर से उठे, जिस समय वो बहुत ही मायूस दिखाई दे रहे थे, काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे थे। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, और मैं उनको इतना लंबा इसके पहले मैं कभी भी नहीं देखा था। यानी यहाँ पे ये मतलब है कि वो इस तरह से दिखाई दे रहे थे जैसा इसके पहले मैंने उनको कभी भी नहीं देखा था। राइटर का ये मानना है कि वो इतने दुख, इतने उदास दिखाई दे रहे थे, इसके पहले मैंने उनको ऐसा कभी भी नहीं देखा था। माई फ्रेंड सैड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, वो बोले माई फ्रेंड, मेरे मित्रों, सैड ही, और वो कहना चाहे आई, यानी वो कुछ कहना चाह रहे थे बट वो कुछ भी नहीं कह सके, यानी बोलते बोलते वो रुक गए, यानी इतने उदास थे कि वो कुछ भी नहीं बोल पाए। ही कुड नॉट गो ऑन, यानी वो आगे कुछ भी नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक अ पीसेस ऑफ चॉक, और वो चॉक का कुछ टुकड़ा लिए। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और वो साहस करते हुए वो जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा लिखे। वीव लव फ्रांस, यानी इसका मतलब ये होगा लीव लॉन्ग फ्रांस, यानी फ्रांस की जय हो। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, तब वो रुके और अपने सिर को दीवाल को सटा के वो अपने सिर को झुका लिए। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ कहे हुए, ही मेड गेस्टर टू अस विद हिज हैंड, और अपने हाथों से इशारा किए। स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो, स्कूल ख़त्म हो चुका है, अब आप लोग जा सकते हैं। तो देखिए ये स्टोरी थी, कितनी दुख भरी स्टोरी थी। काफ़ी ये पढ़ने के बाद काफ़ी इमोशंस भी अपने अंदर से आ जाता है। तो फ्रेंड्स, मित्रों, स्टूडेंट्स,
आशा करता हूँ ये चैप्टर आप लोग को समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। मैं चाहूँगा कि एम हेमल के लिए और फ्रेंड्स के लिए एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।